नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे यूसीसी की तैयारी, तोड़ा कानून तो पड़ेगा भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाकर इस पर देश में छिड़ी बहस को गरमा दिया है। हालांकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार साल भर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रही है। सीएम धामी का दावा है कि बहुत जल्द राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल मार्च के महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसके बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी पर कमेटी बनाई गई। तब से ही यह पूरे देश में इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने समेत तमाम विषय इसमें शामिल होंगे। भले ही कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी मुद्दा समझकर धर्म विशेष के खिलाफ बताएं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की हिमायत कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की चुनौती पार करने को सीएम पुष्कर सिंह धामी का दाव खेल दिया है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। आपने बार बार जो डुगडुगी आप यूसीसी की पीट रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि आप यूसीसी लागू करके देखें तो सही वो कितना कारगर साबित होता है। हमारा प्रदेश अपनी विभिन्नता के लिए जाना जाता है। अब कल को आप कहेंगे कि एक देश है तो खान पान भी अलग क्यों है सबका, फिर आप कहेंगे कि पहनावा सबका अलग क्यों है। भाई, कल्चरल डाइवर्सिटी वाला हमारा प्रदेश है, तो ऐसे में ये तो कोई तुक नहीं बना जो आप कह रहे हैं कि एक देश है उसमें दो दो तीन तीन विधान नहीं चलेंगे। आपके आरएसएस में अलग झंडा क्यों लगता है? क्यों आप देश का झंडा नहीं लगाते आरएसएस के मुख्यालय में? तो खुद ही अपनी बातों को, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, हम कहाँ भर रहे हैं 1 टैक्स? दुनिया भर के टैक्स हम पर लग रहे हैं। हम पर जीएसटी स्टेट की अलग लग रही है, सेंट्रल की अलग लग रही है, वैट हम अलग भर रहे हैं। तो कहाँ एक टैक्स के परिधि में आया? तो बातें केवल बड़ी बड़ी हैं भाजपा की, बाकी सब शून्य है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में
एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली नहीं कि राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि देश में क्रिमिनल कोड पहले से सबके लिए समान है, लेकिन प्रॉपर्टी, मैरिज, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ काम करते हैं। यूसीसी लागू हुआ तो सिविल मामलों में भी एक समान कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफ़ा कहा है कि ये होना चाहिए। ओनली थिंग इस केस पे कोई बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट्स नहीं हो पाई हैं और अब अगर whosoever has been given the task to draft it, ये एक अच्छा आइडिया है, बट इट नीड्स ए वेरी केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, मेनली उनका कंसर्न होता है। हालांकि इसमें कंसर्न होने की कोई बात नहीं है। आर्टिकल 25 ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लेट डाउन किए हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको अगर एब्रोगेट किया जाता है तो वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25। बता दें आपको कि देवभूमि की अगर हम बात करें तो यहां पर यूसीसी को लागू करने की बात संकल्प पत्र में कही गई थी और बीजेपी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के जरिए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से जो गर्जना की, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश का सियासी माहौल बदल गया है। विपक्षी खेमे की अगर हम बात करें तो विपक्षी खेमा भी दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है। विपक्ष में कांग्रेस का अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस यूसीसी के फेवर में नहीं है, आम आदमी पार्टी इसके फेवर में नजर आ रही है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ना इसका विरोध करना चाहते हैं और ना ही इसके पक्ष में कोई बात करना चाहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि देवभूमि से इसकी शुरुआत की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यूसीसी की शुरुआत देवभूमि में ही सबसे पहले की जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड मस्तक है भारत का। इसका विरोध काफी लंबे समय से विपक्ष द्वारा उत्तराखंड में भी किया जा रहा है। विपक्षियों का उत्तराखंड में कहना है कि यहां पर और भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार है कि वो यूसीसी के जरिए मुद्दों से भटकाना चाहती है जनता को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि यूसीसी की बात कर रहे हैं और एक बड़ा चुनावी दांव इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का माना जा रहा है, ऐसे में अगर देवभूमि से यूसीसी की शुरुआत होती है तो इसके क्या मायने होंगे, इसका क्या असर देखने को मिलेगा, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक राय जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में करना चाहूंगी संगीता जी आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी लागू करने की बात को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नकार नहीं रही है। आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार कर रही, बशर्ते मंशा ठीक होनी चाहिए। इससे सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं।
देखिए यशी जी, यूसीसी जो है वो संविधान के हम 44वें आर्टिकल की बात करें तो वो कहता है कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन देखिए सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी बिल्कुल यूसीसी के साथ खड़ी है, उसका विरोध नहीं कर रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ मुद्दे जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे हमने पहले देखा, हम किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन देखा, 700 शहादत देखी और वो वापस लेना पड़ा। तो ये हमारा देश जब सर्व संभाव का देश है, यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, तो जो भी यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार हो वो ऐसा ना हो कि आप एक तानाशाही का रवैया अपना करके और अपने मन से उस ड्राफ्ट को तैयार कर दे और उसको थोप दिया जाए। ये आम आदमी पार्टी चाहती है कि जब भी ड्राफ्ट बने तो सभी धर्मों के और जो राजनीतिक लोग हैं, सभी लोग जो है संगठन के लोग लार्ज स्केल पर एक बैठक हो, सुझाव लिए जाएं, बैठे, उसके बाद कुछ आगे इम्प्लीमेंट हो। यूं ही उसे इम्प्लीमेंट कर देना देश के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, जब आर्टिकल 44 इसकी इजाजत देता है तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम संविधान का विरोध नहीं करते। और दूसरी चीज यशी जी, देखिए जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड में लागू होगा, तो देखिए ये राज्य संवर्ग का विषय ही नहीं है। अगर हम संविधान को देखें तो ये राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है और ये केंद्र के उसमें आता है। तो इसका जो भी फैसला होगा वो केंद्र ही ले सकता है। इसे एक राज्य में लागू कर दिया जाए ये संभव ही नहीं है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, आपकी राय इस पर चाहूंगी मैं। देखो, मैं पहले ही से ही कहता था कि उत्तराखंड हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रयोग यहाँ ही होते हैं। और जो यहाँ पर से काफी दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं यहाँ कमेटी बना रहा हूँ, तो उस समय हम कहते थे कि भाई छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश में कैसे तुम करोगे। एक तरफ तो तुम एक देश, एक कानून, ये सब बातें करते हो, दूसरी ओर तुम खाली इतने से उत्तराखंड के यूपी नहीं कर रही है, मध्य प्रदेश नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो सच्चाई है वो अचानक आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मंगलवार को जो मध्य प्रदेश से कहा है और उससे पहले लॉ कमीशन ने जो कहा है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, तो वो जो है इसका मतलब इनकी ये सोची समझी चाल थी। अभी इनका जनसंख्या नियंत्रण भी बाद में आएगा, इनके स्टोर में एक एक करके निकाल रहे हैं। ये राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, उसी श्रृंखला में यूसीसी है। हमें बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि देखो, ये जो हमारे अलग अलग धर्म के लोग, इनके लिए आफत बनेगा, क्योंकि हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल भी जो हिंदू में आते हैं ट्राइबल्स, वो भी इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी रीति रिवाज होती हैं। हमारे खुद हिंदू धर्म में हम बहुत अलग अलग रीति रिवाजों से हम शादी ब्याह करते हैं। गढ़वाल में अलग ढंग से करते हैं, मैदान में अलग ढंग से करते हैं, कहीं कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोई यहाँ पे धर्म के आधार पे मंदिरों में मैरिज करता है। तो इस तरह की चीजों को यूनिफॉर्म में बांधना आसान नहीं है, इसलिए इस खेल को एक केवल चुनावी मोदी जी तो कहते हैं ना कि उनको आसान काम करने ही नहीं है। धारा 370 हो गई, 3 तलाक हो गया। देश के साथ मैडम, एक्चुअल में 370 जो इन्होंने जो मंशा थी वो नहीं हुई उनके पास। वो भी गले की घंटी बनी हुई है। आज लद्दाख के लोग इतने नाराज हैं इनसे कि पूछो मत। वो बड़े सुखी थे जब वो कश्मीर के साथ एक स्टेट के रूप में थे। आज इन्होंने अलग अलग कर दिया। जो लोग हैं आज की तारीख में, हम इसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि किस तरह से 370 का असर हुआ, किस तरह जो भी ये चीज कर रहे हैं, इनके गले की फांस बन रहे हैं। नहीं तो ये इनका सपना था कि पूरे कश्मीर को हम अडानी और अंबानी उसकी जमीन को खरीद देंगे, लेकिन वहां जो युवा था उन्होंने बिहारी मजदूर तक को खदेड़ दिया वहां से। अब भयभीत होकर उत्तराखंड की तरफ आ गए, यहाँ खरीद रहे हैं। तो बड़ी इनकी जो चाल है। नहीं, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि भाई यूसीसी से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है। अगर देखिए, अगर ये जैसे कि नहीं देखिए, अगर अभी थपलियाल जी आप कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम ये कर सकते हैं,
तो हमें सपोर्ट करना चाहिए या विरोध में खड़ा होना चाहिए? मैडम वो जनहित में भी चूंकि तो वो हो। मोदी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, तो भाई हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। देखिए मैडम, आप ये देखिए, आज युवा बेरोजगार खड़ा है। हाँ, आज ठीक है। जिस तरह की हालत समाज में है, उसकी चिंता न करके अगर हम राम मंदिर की चिंता, राम मंदिर बन देखिए गया, थपलियाल जी, मैं क्या आपको मिलेगा? देखिए मेरी बात समझिए। रोजगार, उत्तराखंड की मैं बात करती हूँ, रोजगार हो गया, पलायन हो गया, बहुत मुद्दे भी मैं कितनी बार गिनाऊं, सारे प्रॉब्लम्स हमें पता है, ठीक है। लेकिन यूसीसी जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन क्यों हो रहा है, और बिल्कुल हमें सरकार से इसको लेकर तमाम सवाल जो पूछने चाहिए, मुझे लगता है हम डिबेट्स के माध्यम से पूछते भी हैं। लेकिन यूसीसी की अगर हम बात करें, तो अगर मैं पर्टिकुलर यूसीसी की बात करूं, तो इसमें क्या आपत्ति है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। मैं ये जानती हूं कि और भी मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यूसीसी पर भी बात होनी चाहिए, ये भी तो हमें समझना होगा। देखिए, यूसीसी अगर देखा जाए तो आपको स्पष्ट रूप से ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये ठीक है। केवल उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है। हम हाँ। बहुत पहले इसी चैनल में डिबेट में कहते बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। अब राष्ट्रीय मुद्दा अचानक, मैंने बोला ना कि सोची समझी तहत ये आ गया, प्रकट हो गया, मोदी जी वहां मध्य प्रदेश से यूसीसी लाओ। चलिए अब थपलियाल जी, मैं आती हूँ जरा। सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस पूर्ण विरोध में है, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो। देखिए मैडम, ये आप गलत कह रही हैं कि हम विरोध में हैं। हमने उत्तराखंड में भी जब धामी सरकार यूसीसी लाने की बात कर रही थी, तो हमने कहा ड्राफ्ट तो लाइए। आज तक इन्होंने विपक्ष को ड्राफ्ट तक नहीं दिया। क्या आपकी मंशा क्या है? मंशा तो स्पष्ट होनी चाहिए। ये इनका जो उद्देश्य है, अब इनके जो मुद्दे थे, राम मंदिर 370, अब राम मंदिर भी बन गया देश में, धारा 370 भी हट गई। इन्होंने कहा था कि पूरे देश के लोग जाएंगे, कश्मीर की बेटियों से शादी करेंगे, वहां पर जमीनें खरीदेंगे, वहां पर रहेंगे। अरे कश्मीरी पंडितों को आप धारा 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका जो इनके जो मुद्दे थे वो फुस होते जा रहे हैं। इन्होंने हल करने का बात तो कर रहे हैं कि हमने हल कर दिया, 370 हटा दी, पर ये नहीं बता पा रहे हैं आज की तारीख में कि 370 हटाने के बाद क्या क्या फायदे इस देश को हुए। कश्मीर के लोगों को कितने बीजेपी वालों ने, कितने आरएसएस के लोगों ने वहां पर जाके कश्मीर में जमीनें ले ली, कितनों ने वहां मकान बना लिए, ये नहीं बता पाएंगे। और यहां तक कि जो कश्मीरी पंडित जो है, उसके बाद से 370 हटाने के बाद से कश्मीरी पंडितों को ये कोई न्याय नहीं दिला पाए, और जो इनकी बातें थी उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब चुनाव में मोदी जी को पता है कि अब जो है, क्योंकि जो इनके जुमले थे 2014 से, जो जुमले कहते कहते जुमले गढ़ते गढ़ते ये एक कम से कम 360 मंचों पर मोदी जी ने कहा कि 2022 में प्रत्येक भारत के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनके पास पक्की छत हो गई। कितने लोगों को जो है, आजादी के अमृत काल भी बीत गया, उन कितने लोगों को वो छत दे पाए, और कितनी जो है स्मार्ट सिटियां दे पाए, कितना किसको दे पाए। किसानों को कहा था कि 2022 में जो है आपकी आय दुगना करेंगे, और अब जब जो है 2022 चला गया, तो अब 27 की बात नहीं करते, 30 की बात नहीं करते, 24 की बात नहीं करते, 29 की बात नहीं करते। अब कहते हैं सीधा जो है 2047 में देश जब जो है अपनी आजादी के साथ सूरज सिंह नेगी जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं बार बार वही बात कहना चाहती हूँ कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं वो मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है? मैं बार बार यही पूछ रही हूँ, यूसीसी का विरोध क्यों? यसी जी, हमने कब इनके हाथ पकड़े? ये प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं इनके पास, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, क्यों नहीं ले आते? अरे लाओ ना। अब आपके पास प्रचंड बहुमत था, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने 370 हटा दी, आपने राम मंदिर के लिए जो है कोर्ट के माध्यम से बात बन गई, तो कहाँ दिक्कत हुई आपको जो है? तो आप यूसीसी लाएंगे, 9 साल से आपने कुछ नहीं किया, उस पर होमवर्क कुछ नहीं किया। आप केवल और केवल जो है, जब आप देखते हैं कि जनता जो है, आपका विश्वास जनता में खत्म हो चुका है, चुनाव आने वाले होते हैं,
आपको जो है कुछ ऐसे मुद्दे जिससे कि जो है लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, कुछ इधर उधर किया जा सके, इसलिए जो है आप ऐसे मुद्दों को लाते हैं। 9 साल में आपने कुछ नहीं किया। और जैसे थपलियाल जी कह रहे थे, मैं थपलियाल जी की बात से सहमत हूं कि जब ये मुद्दा भी इसकी भी हवा निकल जाएगी तब आप जनसंख्या नियंत्रण का मामला ले आएंगे। तो ये सारे जो है आपके ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिनसे आप केवल और केवल चुनावी लाभ लेना होता है। चलिए, क्योंकि ठीक है, जनता ने देख लिया कि जो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे नेगी साहब, सही नहीं। मैं आती हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। देखिए, विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया है ये मुझे लगता है आप समझ चुकी हैं, और विपक्ष के क्या सवाल हैं ये भी। अगर मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात करूं तो यहाँ के विपक्ष का ये प्रॉब्लम है कि आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, आपने विपक्ष की राय मशवरा लेना भी जरूरी नहीं समझा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष आपके साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, देखिए क्योंकि अब ये मुद्दा पहले भी केंद्र का ही था, लेकिन धामी जी झंडा लेकर निकल पड़े थे कि भाई हम यूसीसी लागू करेंगे, और उनकी जो मंशा थी वो बड़ी साफ स्पष्ट थी कि हम यूसीसी लागू करके रहेंगे और उत्तराखंड को महान बनाएंगे, क्योंकि वो मस्तक है, शुरुआत हमें यहीं से करनी है, ठीक है। और उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की, और उसके बाद अब मोदी जी भी भोपाल से कह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए, और वो भी उस पर काम कर रहे हैं, रणनीति तैयार हो रही है। बात ये है कि जो देश का विपक्ष है उसको भी यही समस्या है, और जो आपके उत्तराखंड के जो विपक्ष की भूमिका में, हालांकि वो सेम ही है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी प्रॉब्लम वही है कि भाई यहाँ के लोगों का कहना है कि आपने ड्राफ्ट बनाया, हमें नहीं पूछा। वहां पर वो कह रहे हैं आप उसे लागू भी क्यों कर रहे हैं, और आप सिर्फ चुनावी एजेंडा बना रहे हैं इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से देखकर। क्या कहना चाहती है सबसे पहले इस पर, फिर उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। जी देखिए यशी, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है, विपक्ष अपनी जो भूमिका है वो अगेंस्ट के रूप में ज्यादा निभाता है, रेदर देन वो एक विपक्षी होने के जो विपक्षी जिसका धर्म होता है पार्टी का, जो दल के रूप में काम करता है विपक्ष के, उसको वो कम समझता है और अगेंस्ट जाने के वो ज्यादा समझता है। सुनीता जी, मोदी जी को ही थोड़ी ना चुनाव लड़ना है 2024 का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी सभी को लड़ना है, तो सब अगर आपके फेवर में हो जाएंगे तो विपक्ष बचेगा कैसे? समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या कहा यशी। मैंने जो कहा, मैंने कहा कि विपक्ष, कोई भी विपक्ष बने, कोई भी दल बने, कोई भी सत्ता में रहे, जब हम थे विपक्ष में तो हम भी विपक्ष में उसका मतलब जानते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी हमें उसके अगेंस्ट जाना है, चाहे उसका देश को फायदा हो रहा हो, प्रदेश को फायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ये इस विषय में आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आप पार्टी का तो हमें समर्थन मिला है, इनके मंत्री पाठक जी जो हैं उन्होंने समर्थन किया है कि भाई हम लोग यूसीसी के समर्थन में हैं। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूसीसी का फायदा होगा और निश्चित रूप से ये देश में होना चाहिए। ऐसे कई कम्युनिटीज हैं, कई वर्ग हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो खुद अपने वर्ग से आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, यूसीसी देश में होना चाहिए, इसका देश को लाभ होगा। और यूसीसी पहले भी हम लोग बहुत बार इसकी डेफिनेशन लोगों को बता चुके हैं कि ये किसी की परंपरा, किसी के रीति रिवाज, किसी पंथ को नहीं डिस्टर्ब करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक कानून की बात करता है। एक देश में एक कानून होगा तो सबके लिए आसानी होगी। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता थे जो बहुत पहले से यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन जैसा कि कांग्रेस का लेकिन वो कांग्रेस में भी तो नहीं है। नहीं, ये लोग जब विपक्ष में होते हैं ना, तब मैंने कहा कि ये अगेंस्ट चले जाते हैं, ये विपक्ष में नहीं रहते, अगेंस्ट जाना है इनको। तो ये लोग हमेशा यूसीसी की इन्होंने भी बात की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी बात नहीं की होगी। इनके टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इन्होंने शुरुआत करी, इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसको खाली लॉलीपॉप बनाकर जनता को दिखाया, कभी उसको संपूर्ण नहीं किया। ये इनकी दिक्कत रही। और आज जो ये सड़कों पे है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजहों से है, और ये लोग खुद का एनालिसिस भी करते हैं। अब जो यहाँ पे कुछ ऐसे वामपंथी लोग जिनकी सोच जो है देश के विरोध में खड़ी हो जाती है कि 370 का कोई फायदा नहीं हुआ जी, वहां तो ऐसा हो रहा है जी, वहां तो वैसा हो रहा है, तो देखिए उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। उनका इलाज वो खुद ही है। जिस दिन वो अपनी सोच से बाहर निकलेंगे तब उन्हें दुनिया का भला दिखेगा, लोगों का कल्याण दिखेगा। खैर, अच्छा है कि वो सत्ता में कभी नहीं आए, नहीं तो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे कराना था। तीसरी बात यहाँ पे देखिए, यूसीसी से जो उत्तराधिकारी के मैटर्स जो हमेशा पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में,
जो हमारे संपत्ति के अधिकार हैं, महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार होता है, जिसपे लड़कियों के लिए भी अधिकार बना है, लेकिन कभी भी जो है वो बहुत मजबूरी में लड़कियां उस अधिकार को ले पाती हैं, नहीं तो वो कोर्ट घूमती रहती हैं, जिनको जरूरत भी होती है। अलबत्ता तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लड़की की जब शादी हो जाती है तो ऑलरेडी वो दूसरे परिवार में सम्मिलित हो जाती है और वहां हकदार हो जाती है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको घर वाले निकाल देते हैं, तो उसके पास माँ का और अपने पिताजी का ही घर होता है और संपत्ति पर उनको उसमें लेना वो चाहती होती है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। अभी जैसे हमने 3 तलाक को खत्म किया, तो उसमें भी देखिए आज कि सबसे ज्यादा फायदा किन महिलाओं को हुआ। हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक का विषय ही नहीं होता है, हमारे तो तलाक होता ही नहीं है, तो किन महिलाओं के लिए वो फायदा हुआ। ये महिलाओं के अधिकारों को बताता है। सबसे ज्यादा जो यूसीसी का फायदा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, वो महिलाओं को होने वाला है। गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, तो वहां पे इनका विरोध क्यों नहीं जाता? वहां क्या नुकसान हो गया, क्या अलग से चल रहा है गोवा में जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए नहीं चाहते ये पूरे देश में यूसीसी लगाना। तो यहाँ पे देखिए सोच का और मानसिकता का फर्क है। मैंने कहा कि ये लोग विरोध करते करते देश विरोधी हो जाते हैं, भाजपा विरोध करते करते मोदी विरोध में ये लोग प्रदेश का और देश का नुकसान करने को खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम सहयोग करेंगे तो उसका फायदा कल को आने वाली हमारी पीढ़ियों को मिलेगा। हमारी पीढ़ियां, हमारे वक्त निकल रहे हैं, कल को आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको क्या जवाब देकर जाना है, वो क्या ठीक है सुनीता जी जो है उन चीजों का फायदा लेंगे, ये सब तमाम चीजें हैं। ठीक है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर जाएंगे। जिस तरीके से यूसीसी लागू करने के लिए धामी जी अथक प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपने सारे प्रयास कर रहा है कि यूसीसी ना लागू। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं दीपक राय जी की राय लेना चाहूँगी। दीपक जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है इस पर, कि विपक्ष का कहना है कि इतनी भी क्या जल्दी है या ज़रूरी नहीं है। उत्तराखंड के लिहाज से तो ये ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए धामी सरकार को, लेकिन धामी सरकार यूसीसी पर अटकी हुई है। और चूंकि अब ये मोदी जी का भी हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने भी भोपाल से जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से अब यूसीसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा हो गया है 2024 के चुनाव के लिहाज से। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसी सबसे बड़ी चीज मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। जब हम बात करते हैं तो मुद्दे पे तो बात ही नहीं होती। कहते हैं कि ये टाइमिंग गलत है, चुनावी मुद्दा है। सवाल आप मुद्दा यूसीसी तो आप प्लस माइनस बताइए, बिल्कुल क्या कहता हो, क्या गलत है। अगर आप विपक्ष में है तो आप ये बताइए इसका गलत क्या हो रहा है इसमें। आप पहले अगर आप ये कहते हैं संवैधानिक नहीं है, तो आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में बोला था कि इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी जो थी, विभिन्न धर्म जाति और उसके संस्कृति के लोग रहते हैं, उसको देखते उन्होंने वो पहले ही वो किया था कि इस पर जो है काम होना चाहिए था। दूसरी तरफ इनकी चिंता है कि नहीं, हमारी जो माइनॉरिटीज है उनके साथ इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता जाएगा, सबके अलग अलग अपने रीति रिवाज हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज, आप सिंपल सी चीज है, विपक्ष भी जानता है, आर्टिकल 25 जो है वो फंडामेंटल राइट है हम लोग का, पूरे भारतीयों का। और ये जो आर्टिकल 44 है जहाँ से यूसीसी की बात हो रही है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो 20 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है वो हमेशा अपर एज में रहेगा। तो कहीं भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कहीं भी ऐसी चीजों का कोई भी फंडामेंटल राइट जहाँ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उस पर लागू होगा आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट। तो यूसीसी से किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति पर कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं होने वाला, कोई भी वायलेशन नहीं होगा, वो तो एकदम भूल जाइए आप। सबसे बड़ी चीज ये है। जहां तक संवैधानिक मान्यता की बात है, एक तो संविधान इस पे अलाउ करता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है। आप याद कीजिए 1986 में साबानो और जावेद खान का उसने बोला था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यूसीसी जो है इंडिया में लागू होना चाहिए। तो आप दो तरह से तो विपक्ष शायद है कहीं कमजोर हो जाता है अगर आप असंवैधानिक बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि नहीं उसके उसमें इंटरप्रिटेशन में नहीं आता। तो दोनों तरफ से क्लियरेंस मिली हुई। सबसे बड़ी चीज आप कंटेंट पे बात कीजिए कि क्या किसी ऐसे इस यूसीसी से क्या हमारे हम पूजा करने जा रहे हैं उसमें कोई दखलंदाजी होती है, चाहे मुस्लिम नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें कोई दखलंदाजी होती है। तो इससे तो मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज यूसीसी का जो मुद्दा है, एक तो आप मैरिज एक्ट हुआ वहाँ अफेक्ट करेगा। दीपक जी, मुझे तो पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि कानून का धर्म से क्या लेना देना है, किसी की पूजा पाठ से क्या लेना देना, किसी की संस्कृति से क्या लेना देना। मैं वही हम तलाक लेने मंदिर तो जाते नहीं है या मस्जिद तो जाते नहीं है। वही चीज है। सबसे बड़ी चीज कि हम इंटरप्रिटेशन किसी भी इशू का कैसे करते हैं।
आप अभी कांग्रेस को बोल रही थी, मैडम बोल रही थी कि नहीं हम अलग मंदिरों में जाते हैं। हाँ, मैं उनकी बात पर ही जाना चाहिए। गर्मा मेहरा दसोनी जी ये बात कह रही जी थी। जी, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ कि संस्कृति हमारा कहीं हमारे पूजा पद्धति में कहीं इफेक्ट नहीं करने वाला है, हमारे रहन सहन में कहीं इफेक्ट करने वाला नहीं है, हमारे खान पीन में कहीं इफेक्ट करने वाला है। सबसे बड़ी कानून की बात है, जहां पर डिस्प्यूट होता है, हम मंदिर में जाते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, हम क्या पहन रहे हैं क्यों डिस्प्यूट ये है कि जो मैरिज एक्ट है, तलाक जो हो रहा है उस पे है, और आपकी जो ये सक्सेशन एक्ट है, चाहे आप पारसी मैरिज का उन पे आप बात कर ले, सभी बात कर ले। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, हम तो आज 100 साल बाद की बात कर रहे हैं। 1867 में गोवा में जो पोर्तुगीज कॉलोनी सभी में किया, पूरे वर्ल्ड में लागू किया यूसीसी, और आज 1869 में गोवा में आ गया, तो आप क्यों नहीं उस पर विरोध करते? मैं आज विपक्ष से सबसे बड़ा डिसअपॉइंट यही करता है, आप या तो खुल के विरोध कीजिए किसी मुद्दे का, लेकिन मुद्दे पे बात कीजिए। आप मनसा पे बात मत कीजिए, आप चुनावी प्रक्रिया मत बोलिए, आप ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा तो सबका है, आप भी चुनावी मुद्दा लेके आइए। क्यों नहीं बेरोजगारी, महंगाई, और उस पर आप सड़क पर करते हैं? आप क्यों नहीं पूरे कांग्रेस या पूरा विपक्ष जो है पूरे देश की यात्रा करता है? 1 साल कर दीजिए, आप देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, केवल महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से ये बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, शायद वो एक मुद्दे, किसी मुद्दे को लेके बहुत इफेक्टिव दीपक जी, ये बात तो हो गई यूसीसी की। अब विपक्ष को एक मुद्दा ये भी है कि धामी जी को क्या पड़ी है, धामी जी क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हैं, या धामी जी क्यों उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं कि उनको यूसीसी लागू करने की ज्यादा जल्दी। ये काम केंद्र का है, केंद्र सरकार काम करे, धामी जी अपना काम करें। रोजगारी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, भू कानून का जो मुद्दा है, जो तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष गिनाता है, वो इस पर काम करे। धामी जी को क्या पड़ी है कि वो यूसीसी लागू करने के पीछे पड़ गए? ये विपक्ष का प्रॉब्लम है। नहीं तो देखिए, ये असंवैधानिक भी तो नहीं है ना कि कोई स्टेट अपने इनिशिएटिव ले। सवाल असंवैधानिक होता तो गोवा में भी लागू नहीं होता, एमपी ने भी, गुजरात में भी, सबने बोला ठीक है, वो भी कोशिश करेंगे लाने को। सवाल है देखिए, मुद्दे आप, मैं कहता हूँ ना, विपक्ष कह रहा है, आप मुझे विपक्ष से ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर आप यूसीसी नहीं लाते हैं तो क्या बेरोजगारी, महंगाई सब खत्म हो जाएगी? आप या तो दिखा दीजिए, आप आके, आपको 5 साल जनता देती है, कांग्रेस में रही है, आपने कितना महंगाई बेरोजगारी उस पर बात कर लिया, कितना कम कर दिया? तो किसी मुद्दे को आप, ठीक है, आप, मैं यही कह रहा हूँ, विपक्ष गलती यही करता है कि किसी मुद्दे का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत करता है। अगर इस पे कोई पॉजिटिव है तो वो बताइए। आप ठीक है, विपक्ष में तो आप नेगेटिव बताइए, लेकिन नेगेटिव बताइए तो, कि जनता भी समझे इसमें क्या गलत है। सबसे बड़ी चीज ये है। जी ठीक है, मैं इस पर पीसी थपलियाल जी आपका रिएक्शन चाहूंगी दीपक राय जी की बात पर, उसके बाद सूरज सिंह नेगी जी आपका। जी, अब तो पत्रकार भी पालतू की प्रॉब्लम हो है कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बोलना ही बोलना है। पीसी थपलियाल जी, पत्रकारों के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। पालतू जैसा शब्द आप कैसे यूज कर सकते हैं? हर बार यही बोल रहा कि विपक्ष ऐसा कर रहा है, थपलियाल जी, तो हम यहाँ बैठकर नहीं, हम यहाँ बैठकर हमेशा बीजेपी को ही क्या केवल खरी खोटी सुनाते रहेंगे? हमें भी तो जब हमें लगेगा, अगर हम यूसीसी के फेवर में, एक सेकंड, मैं कह रही हूँ मैं यूसीसी के फेवर में हूँ, एक सेकंड थपलियाल जी सुनिए ना, मैं यूसीसी के फेवर में हूँ, तो क्या मैं बीजेपी की कैंडिडेट हो गई? आप इतने टाइम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको लगता है मैं बीजेपी की कैंडिडेट हूँ? मुझे बताइए आप। देखिए, लेकिन अगर आज मैं यूसीसी के फेवर में एक दिन बैठ जाऊंगी और मैं एक दिन कुछ कह दूंगी तो आप तुरंत ये कह देंगे कि नहीं ये तो बीजेपी की कैंडिडेट है। ये गलत बात है। जो आप पालतू जैसे शब्द तो बिल्कुल यूज मत करेगा। आपने एक चीज और देखा है, आपने एक चीज अलग बोली है कि विपक्ष ये बोल रहा है कि इतने से छोटे स्टेट में इस मुख्यमंत्री की, जिसके पास बहुत सारे काम होने चाहिए, वो क्यों यूसीसी के चक्कर में पड़ा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इतने से छोटे स्टेट में, जहां मतलब आप ही देखिए कि हमारी सरकार G20 का एक नाटक यहाँ पे चले हुए हैं, उसको देख के हम ऊब गए हैं। इसी तरह हमें जो यूसीसी सुन के हमारे कान फूट गए। मैं सुनीता जी का जवाब आपसे लेती हूँ, रुकिए। हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि ये कई बार महिलाओं के ऊपर कानून बने हैं, बड़े आराम से बने हैं, बनाओ, संसद है तुम्हारे पास, संसद में डिस्कस करो। तुम क्यों पब्लिक को इन्वॉल्व करते हो? और उसमें पत्रकार महोदय भी आ जाते हैं पब्लिक के वे कहने के लिए कि जो ये कह रहे हैं अकेले। एक आदमी जाता है भोपाल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे संसद के अंदर बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है हमें, और वहां पे डिस्कस करो पक्ष और विपक्ष के बीच में। ये तो जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये दुखद चीज है। इसमें जनता का जो हम जानते हैं, इनका एक ही इरादा होता है अपने किसी भी चीज को। क्यों नहीं बोले हम कि 9 साल हो गए एक प्रधानमंत्री को, और ठीक 2024 चुनाव से पहले ये मुद्दा याद आ रहा है।
क्या ये उस समय नहीं याद आना चाहिए जब वो गद्दी पे बैठा? कैसी बातें कर रहे हैं कि साहब ये बोल रहे हैं कि चुनावी मुद्दा। मैं ये बोल रहा हूं कि इनका हर मुद्दा चुनावी पीसी होता है। थपलियाल जी, मैं मानती हूँ, मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ, और मैं कह रही हूँ कि ये एक सेकंड थपलियाल जी सुन लीजिए, 2024 का लोकसभा का ये चुनावी मुद्दा है, मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन यूसीसी लागू हो जाएगा तो विरोध क्यों? उसका माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। वाई यूसीसी नहीं, क्यों नहीं भाई? अगर एक देश एक कानून हो जाएगा, अगर मुस्लिम बहनों को उसी तरीके से न्याय मिलेगा जैसे हिंदू बहनों को मिलता है, इसमें क्या आपत्ति है? मैडम यही तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल विधान संसद में लाके लागू करो जो तुम चाह रहे हो। ठीक है, फिर विरोध क्यों? जब ये इतना ही सिंपल है, जब ये इतना ही सिंपल है। देखिए एक मिनट दीजिए। हाँ। ये जो अभी प्रधानमंत्री जी हमारे विदेश से आए, ठीक, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण ड्रोन का सौदा करके आए। इनका फर्ज बनता था कि भोपाल से ये बताते कि मैं ड्रोन को ऐसा ऐसा ये मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से हल्ला क्यों मचा रहे हो? लाओ, क्योंकि बता तो रहे चुनावी एजेंडा, आप खुद ही स्वीकार तो कर रहे ना कि चुनावी मुद्दा है। तो यही तो बोल रहे थे, तो पत्रकार महोदय को बोलना चाहिए कि यस दीपक राय जी चुनावी मुद्दा है। एक सेकंड रुके दीपक जी वो बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। दीपक जी जी मैं वही कह रहा हूँ। देखिए चुनाव बीजेपी यहाँ वो कोई एनजीओ तो है नहीं, उसको तो इलेक्शन जीतना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए? आप जनता के यहाँ बहुत करीबी बनना चाहते हैं। मैं तो बहुत अच्छा कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ विपक्ष बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने, मैं यही बोल रहा हूँ, जनता आपकी बातों को तभी लगी। आप बोलिए कि इसमें ये गलती है, आप विपक्ष में बोलिए यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुल के आइए, ये भी बताइए ना क्यों नहीं लागू होना चाहिए। आप ये एक चुनावी मुद्दा है, आप मुझे लाल पीला काला है, ऐसे नहीं चलता ना। जनता भी समझती है, आप विपक्ष के इतने स्ट्रॉन्ग। जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि इस सरकार का एक ही मुद्दा है, मुस्लिमों को दीवार पे लगाने का। ये तो हम समझते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो कुछ भी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री ये बताए कि आज चीन हमारी सीमाओं पे आ चुका है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। हम ये चाहते हैं कि तुम राफेल को 5 गुना ऊपर प्राइस देके लाए हो। सुनीता जी बंद कर देते। एक थपलिया जी, मैं आती हूँ, रुकिएगा। सुनीता जी सवाल ये है, जो बात यहाँ पर विपक्ष का जो मेन इशू है, वो सवाल सिर्फ इतना है कि भाई धामी जी क्यों? उत्तराखंड ऑलरेडी इतने कर्जे में है, इतनी सारी चीजें, उत्तराखंड को ठीक करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। और उत्तराखंड जो वो एक विजन दे रहे हैं कि हम उसको अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे, उसमें बहुत काम करना है। तो यूसीसी के जरिए तो वो अग्रणी राज्यों में से वैसे खड़ा नहीं होगा। हाँ, भले ही वो पहला राज्य हो जाएगा बीजेपी शासित राज्यों में, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना कि मतलब हम और काम ना करके यूसीसी के पीछे पड़ जाएं। बताइए यशी, मेरे को लगता है कि आपके सवाल में ही उसका जवाब भी मिल गया है श्रोताओं को। और थपलियाल जी ने भी जो खींच निकाली अपनी, उन्होंने भी अपने ही सवाल में अपना जवाब दे दिया है। पहले उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो संसद में ये लाया जाना चाहिए, तो और फिर दूसरी बार में कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। तो मानिए ना, चुनावी मुद्दा है, संसद में आने के लिए ही हो रहा है, मानिए ना। हम तो सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मानिए चुनावी मुद्दा, लेकिन अगर प्रदेश के हित के लिए और प्रगति के लिए, अग्रणी राज्य बनने के लिए अगर हम कानूनों में संशोधन करेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे, तो हम उसमें अग्रणी रहेंगे और हमेशा उसमें खुलकर आएंगे। छोटा राज्य है तो छोटा राज्य होने से थपलियाल जी उसके अधिकार कम नहीं हो जाते हैं। बड़े राज्य का डीएम और छोटे राज्य का डीएम एक बराबर होता है। बड़े राज्य का मुख्यमंत्री और छोटे राज्य का मुख्यमंत्री एक बराबर होता है। अपनी सोच को ये जो संकीर्ण आपने कर रखी है, पता नहीं किस वजह से आप इतने मैडम आदमी हो। अच्छा हुआ बॉर्डर पे नहीं, कानून शर्म आती है ये बोलते हुए कि अच्छा हुआ आप जैसी सोच वाले लोग आज बॉर्डर पे नहीं है, क्योंकि अगर होते तो आप जैसे लोग पता नहीं क्या करते। ये शर्म की बात है। बॉर्डर पे रहने वालों को गुलाम बनाने वालों, तुम ये बात करेंगे बॉर्डर पे रहने वालों के लिए क्या कर रहे हो? गुलाम बनाने का कानून ला रहे हो कि अगर वो वन टाइम। सुनीता जी थोड़ा सा हाइपर नहीं हुई है। पीसी थपलियाल जी दिमाग में चलते हैं, पैर नहीं होता है। कैसे
हिटलरी अब सुन बातें लीजिए, कर रही अब हैं। सुन लीजिए। थपलियाल जी, आप भी ऐसी ही बातें करते हैं, उसके बाद फिर आप जब सामने वाला करता है तो आप उसका विरोध करते हैं, ये गलत बात है थपलियाल जी। अगर आप जो कहते हैं तो प्रदेश के सुना भी लिए करिए। होगा, विप्लवी नेता वही करेंगे। आप जैसे जो छुट भैये नेता है ना, जिनको कहीं किसी दल में जगह नहीं मिलती, सुनीता तो जी, एक दल को दूसरे देखो, दल में थोड़ा मिलने की तरफ- सा ये बड़ी शब्दों की नेता मर्यादा को ध्यान में रखिए। सुनीता जी, इस दो तरीके से कौड़ी नहीं। के बड़े नेता बन गए भाजपा में जाकर। 2 कौड़ी के तो आप हैं, 2 कौड़ी के आप हैं जो सूरज ऐसे सिंह बोल नेगी रहे जी, हैं। हम तो दो ठीक कौड़ी है, के सुनीता हैं। जी और थपलियाल जी हम रुकिएगा। ठीक सूरज कहते सिंह नेगी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर, रुकिए। सुनीता जी, गंदगी डाल- सुनीता जी और पीसी थपलियाल जी को प्लीज म्यूट करें। उत्तराखंड ठीक कर रहा है। पैनल से पता रिक्वेस्ट नहीं है। मत करो बात। सुनीता जी ऐसे कानून करने पड़ते हैं प्रदेश और के थपलियाल जी की विरोध आवाज को में म्यूट करा जाए। सूरज सिंह नेगी जी, जी क्या कहना चाहते हैं? सुनीता जी बता रही है कि राज्य को एक अग्रणी राज्य में खड़ा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए यशी जी, हम्म, मेरी समझ में ये नहीं आता कि उत्तराखंड में अगर यूसीसी आ गया और वो लागू हो गया तो क्या यूसीसी लागू होने से हम अग्रणी राज्य बन जाएंगे? जिस प्रकार से मैंने आपको भी कहा और मैं पत्रकार साहब को भी कहना चाहता हूं कि सूत न कपा जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा कि हमारी चुनावी एजेंडा है और हम चुनावी एजेंडा पूरा करेंगे। 2019 में भी आपका चुनावी एजेंडा है। तो जिस प्रकार से मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आप जो है 370 हटाने का कानून लेके आए, आपके पास प्रचंड बहुमत है, सदन में आपने पास करा दिया। अब आप जो है 370 हटाने के बाद ये फायदे नहीं गिना पा रहे उसके नहीं आप बताइए, आपका नंबर है तो बताने। सुनीता जी एक सेकंड रुकिए, रुकिए, मैं आऊंगी ना, वापस आती हूँ। सुनीता जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। अधिकारी के साथ साथ ड्राफ्ट बना रहे हैं, लगातार ड्राफ्ट बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको जो कॉपी थी आपको भी मिल जाएगी। कल जो है फाइनल रिपोर्ट जमा हो जाएगी और कल के बाद हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सुनीता जी, आप जो है थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य से सुनिए। हमारा कहना यह है कि पिछले 8 महीने जो उनके कार्यकाल के थे, 1 साल का ये कार्यकाल हो गया, आपको जो है लगभग 2 साल का कार्यकाल होने वाला है। 2 साल में आप 100 दिन चले 2.5 कोस, एक वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है और उसको भी जो है 9 साल में आप अभी तक केवल जब आप ये देखिए कि अमेरिका की यात्रा के बाद जो है प्रधानमंत्री जी देश में आते हैं और किन परिस्थितियों में कहाँ क्या हुआ, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं थपलियाल जी की कि देश के प्रधानमंत्री जी को अमेरिका यात्रा करके जो आए हैं, अमेरिका से क्या लेके आए हैं, क्या कौन कौन से वो जो है ड्रोन लेके आए हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। सूरज सिंह जी, लेकिन आप सही सच बताइएगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से अगर कहते कि मैं अमेरिका में ये करके आया हूँ और मैं अमेरिका से क्या लेकर आई हूँ, उसके बाद इसका भी आप विरोध कर रहे होते कि वाहवाही लूट रहे प्रधानमंत्री जी वहां खड़े होकर। मत बोलिए सुनीता जी, आप कुछ ज्यादा बोलने लग गई हैं। मैं कुछ थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। आप गलत बोल रहे हैं। आप यूसीसी का मैटर भटका कर आप अमेरिका पहुंच गए हैं। आप विश्व में नाम हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपने नेहरू को कभी स्टेट विजिट नहीं मिला। आपको राहुल गांधी को कभी स्टेट विजिट नहीं मिला, इसलिए आपके मरघोड़ उतरे हैं। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। सुनीता जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। सुनीता जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। इनको किसने रोका? अब जैसे मैंने तो कहा कि 370 हटाया आपने, तो किसने रोका आपको? तो इसलिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, जनसंख्या नियंत्रण का बिल लेके आते हैं, तो कौन रोके आपको? सभी लोगों को उसका मतलब समझ में आना। संगीता शर्मा जी रुक, सूरज सिंह नेगी जी और सुनीता जी रुक जाइए। संगीता शर्मा जी, संगीता जी, सुनीता जी प्लीज। 7 वर्षों में भारत के संसाधनों में डाका मारा है। सूरज सिंह नेगी जी को और सुनीता जी को म्यूट करिए प्लीज। सुनीता जी, मुझे माफी चाहूंगी मैं, लेकिन मुझे बार बार आपको म्यूट कराना पड़ता है क्योंकि आप सुनती नहीं। सुनीता जी, आप सुनती क्यों नहीं है?
संगीता जी, गलत बोलेंगे ना यशी जी तो उनको रोकना जरूरी है। सुनीता जी, क्योंकि लेकिन ये बीच फिर में अपना- इंटरप्ट करने का भी कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना ही आपकी बात क्लियरली समझ आती है और ना ही सूरज सिंह जी की आ रही थी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। संगीता जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए यशी जी, मैं फिर कहूंगी कि ये बहुत छोटा विषय नहीं है। यूसीसी सारे धर्मों से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसे लार्ज स्केल पर बैठ करके बात होगी। जब इसको कायदे से ड्राफ्ट आएगा, संसद में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। और देखिए, बिल्कुल ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भाजपा का चुनावी मुद्दा है, क्योंकि यशी जी आज की बात नहीं है। हम चाहे 2014 से पहले का भी बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें भी यूसीसी लागू करने की बात की गई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार है, यूसीसी लागू होना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी यशी जी, ये राज्य का विषय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के अनुसार ये राज्य का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, ये सेंट्रल का विषय है, और इसको केंद्र ही लागू कर सकता है। और देखिए, जब हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो हम इसे राज्य में कैसे बांट सकते हैं? हम इसे राज्य में कैसे बांट दें? क्योंकि राज्य हमारे भारत का हिस्सा है। हम कहें कि उत्तराखंड में अलग कानून और उत्तर प्रदेश में अलग कानून, ये हम कैसे बात कर सकते हैं? दीदी, हमें लॉजिकल बात करनी होगी। हम कहें कि हमारा मध्य प्रदेश में अलग कानून चलेगा, उत्तराखंड में अलग कानून चलेगा, तो हम एक देश की बात कैसे करेंगे? क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा है। अगर यूसीसी लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा, और वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को करना पड़ेगा। सुनीता जी, वो केवल उत्तराखंड में लागू रह करके नहीं बन सकता कानून। तो हम लॉजिकल बात तो बताना करें, चाहती हम ऐसे क्यों कहें कि हम केवल ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा? तो है, हमने बात रखी। अब हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो नहीं आया होगा वो जाके पढ़ेंगे। करनी पड़ेगी, ये बात प्रधानमंत्री जी को ही करनी पड़ेगी। चुनावी स्टैंड ना बनाए और जिलों में जा जाकर लोगों को सुझाव ले रही है कि क्या होता है, क्यों होना करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सबके सामने भी लाना पड़ेगा। और एक भी नुकसान यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो गिना नहीं पाए, सिर्फ उनको विरोध उनका एकमात्र उन्होंने गिनाया, बाकी वो कोई नुकसान नहीं बता पाए। सुनीता जी, आप मेरी बात सुनिए। सुनीता जी, आपके नेता कुछ बोले और आप कुछ बोले, तो ये तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हो। नहीं बोला, मैंने संविधान के अनुसार बोला कि हम नहीं, सुनीता जी, एक सेकंड संगीता जी, और सुनीता जी रुकिए जरा। संगीता जी वेट अ मिनट। संगीता जी वेट अ मिनट। सुनीता जी, पहले मेरी बात सुनिए आप। संगीता जी ने क्लियरली इस बात को कहा कि हमारी पार्टी इस बात का समर्थन करती है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, ये राज्य का मसला ही नहीं है। जो सवाल विपक्ष बार बार कर रहा है, उत्तराखंड वासी बार बार ये सवाल करेंगे आपसे कि ये केंद्र का है, अगर केंद्र में लागू होता है तो होने दीजिए। इसका इनिशिएटिव नहीं ले सकता, यहाँ पे बता दें जो बड़े-बड़े सुनीता जी डिबेट को गलत तरफ ले जा रही है। सुनीता जी को खुद यूसीसी की नॉलेज नहीं है। सुनीता जी को धारा में ये संविधान में किसका विषय है नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे फालतू बातें करके तो। और यशी जी देखिए, फालतू बात कौन कर रहा है? जनता को नजर आ रहा है कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा राज्य इनिशिएटिव ले रहा है, हम इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है। सभी राज्यों में अग्रणी राज्य बनकर सबसे की प्रयास किया। हम धर्मों के लोगों के उसमें तो यशी जी, आप क्यों होना चाहिए? इनसे कहिए उत्तराखंड में लागू करके दिखाएं। मैं आज पूरे भारत बैठ करके कहती हूँ कि सिर्फ ये उत्तराखंड में लागू करके दिखाएं। नहीं कर पाएंगे तो करके दिखाएं। सही सुनीता जी से सवाल पूछती हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है तो आप करके दिखाइए। और रही बात गोवा की, यशी जी मैं आपको गोवा पर भी बता दूं, तो पुर्तगाली का नियम है, जब गोवा भारत में सम्मिलित हुआ, अंग्रेजों से हमें स्वतंत्र हुआ, विशेष राज्य था, राज्य विशेष राज्य है, इसलिए भारत का जो संविधान था वो लागू नहीं हुआ। और पुर्तगालियों का कानून आज तक नहीं चल रहा है। हैं जो दल इकट्ठे होके दलदल बन जाते हैं, लेकिन उसी दलदल में देखो क्या उसी दल मैंने इनके नेताओं को बोला ऐसे लोगों को मत भेजो। चलिए दीपक राय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं। दीपक राय जी, बैठ करके आप यशी जी सबसे बड़ी चीज है, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसका कभी कंटेंट ही नहीं बाहर आया है। सबसे बड़ी चीज है, अभी गलत है सही बताने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रजातंत्र है और जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है। और बीजेपी अगर सत्ता में, तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है
कि आप कैसे विपक्ष को भी संतुष्ट करें, जनता को भी संतुष्ट करें। सबसे बड़ी चीज, आप अच्छाई और बुराई पे बात हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी कंटेंट ही कहाँ आया? लॉ कमीशन ने बोला कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी पूरे कानून का कोई भी कंटेंट जो है मेरा ख्याल अभी बाहर नहीं आया है, तो अभी इस पे बहुत अधिक तो चर्चा भी नहीं चाहिए। एक तो इन्होंने सिगुप्पा छोड़ दिया, आप देखिए बोल रहे कि चुनावी मुद्दा है, तो अभी कहाँ ये कानून आने वाला है? कानून आने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी 2018 में जो इनिशिएटिव लिया गया था वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर से लिया गया है, फिर लॉ कमीशन से बोला कि आप इसके फेवर में है या अगेंस्ट में, ये मांगा गया है। सबसे बड़ी चीज कि अभी उसका जो ड्राफ्ट है वो आगे आना चाहिए, पब्लिक डिबेट पे आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार जो है, जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि पूरी जनता विपक्ष सबको साथ में ले, इसमें पूरा चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है दीपक जी, यूसीसी को लेकर पहले तो लोगों को जागरूक भी करें और उनको बताएं कि यूसीसी क्या है। इस तरीके की बातें ना हो कि हम मजहब, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है और न जाने क्या क्या। इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम ना किया जाए तो बेहतर। शुरू किया इंडिया गवर्नमेंट ने 2018 में शुरू किया था, आज भी शुरू किया है, वो एक ट्रैक तो बन गया है, लेकिन आगे वो ट्रैक कितना कन्विंसिंग होता है, कितना वो डेमोक्रेटिक, बिल्कुल ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर। जो जिस तरीके से यूसीसी लागू करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, उसके बाद से ही उत्तराखंड में सियासी जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि विपक्षी खेमा इसके फेवर में नहीं है। तो वहीं केंद्र की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से यूसीसी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, जिसका विरोध पूरे देश में भी चल रहा है और विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।